सेक्शन 144C जो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्शन 144C, दैट इज रेफरेंस टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल। अब तक क्या होता है कि जब भी एओ यानी कि असेसिंग ऑफिसर कोई भी असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा तो वो सीधा फाइनल ऑर्डर होता है। मतलब कि जो भी ऑर्डर पास के सीधा फाइनल है, उसके हिसाब से जो भी आपका रिफंड या फिर आपका जो भी डिमांड ऑर्डर बनता है वो सीधा निकल जाएगा। लेकिन सेक्शन 144C के अंदर दो ऐसे एसएससी हैं जिनको फाइनल ऑर्डर देने से पहले आपको एक ड्राफ्ट ऑर्डर देना पड़ता है। तो पहले तो वो देखते हैं कि ये दो एसएससी हैं कौन कौन से, जिनको पहले आप ड्राफ्ट ऑर्डर देंगे, फिर उसके बाद उनको फाइनल ऑर्डर सर्व किया जाएगा। तो सेक्शन 144C का जो सब सेक्शन 14A है, सॉरी 15 है, उसके अंदर एलिजिबल एसएससी की यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी गई है। तो पहले जब सेकंड पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है फॉरेन कंपनी, कोई भी फॉरेन कंपनी, एनी फॉरेन कंपनी। और सेकंड यहाँ पे एक जो अमेंडमेंट है साथ में इन्होंने एक चीज और जोड़ दी है, वो है एनी नॉन रेजिडेंट पर्सन, यानी कि कोई भी फॉरेन कंपनी, कोई भी रेजिडेंट पर्सन है वो एलिजिबल एसएससी है। लेकिन इसके अलावा, इन दो के अलावा कोई ऐसा पर्सन है जिसके इनकम या लॉसेज में वेरिएशन आए, किस जो उसका रीजन है वो रीजन ये है कि जो टीपीओ का ऑर्डर आएगा, यानी कि ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर का जो ऑर्डर आया था सेक्शन 92CA के थ्रू, अगर उसके इनकम में वेरिएशन होता है तो वो भी एलिजिबल एसएससी माना जाएगा। तो तीन लोग हो गए कुल मिलाकर, फॉरेन कंपनी, नॉन रेजिडेंट, तीसरा ऐसा व्यक्ति जो ये दो तो नहीं है, मतलब फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट तो नहीं है लेकिन उसके इनकम में वेरिएशन टीपीओ के ऑर्डर के कारण आ गया है। और यहाँ पे इन्होंने एक और डेफिनेशन बोली है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल। यहाँ पे देखो ध्यान से लिखा हुआ है इसमें, कोलेजियम कंप्राइज ऑफ 3 कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी, ठीक है, जो कि सीबीडीटी बोर्ड मतलब सीबीडीटी इसको कॉन्स्टिट्यूट करेगा। यहाँ पे जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स दैट इज सीआईटी जो लिखा हुआ है, ये इसमें बड़ी बात है इसके अंदर, क्योंकि जब भी कोई डीआरसी का आप कोई ऑर्डर आएगा, अगर आप उसके अगेंस्ट में जब भी आप अपील करोगे तो सीधा आईटेट में जाएगा, क्योंकि डीआरसी में जो लोग बैठे हैं वो खुद सीआईटी लेवल के हैं। अगर उनकी आप जब भी शिकायत करनी है फिर अपील करनी है तो आप उनसे ऊपर वाली अथॉरिटी में कर सकते हैं, और इनसे सीआईटी से ऊपर अथॉरिटी आईटेट है, ठीक है। तो सेक्शन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि असेसिंग ऑफिसर फॉरवर्ड ए ड्राफ्ट ऑर्डर टू द प्रपोज्ड ऑर्डर ऑफ असेसमेंट to the eligible assessee any variation in the income or loss returned which is prejudicial to the interest of assessee। अगर एलिजिबल एसएससी को एक ऐसा ऑर्डर आपने बना के दिया जिस ऑर्डर में या तो उनकी इनकम बढ़ा दी गई है या फिर लॉस को कम कर दिया गया है, तो उनको एक ड्राफ्ट ऑर्डर दिया जाएगा। और जब भी ड्राफ्ट ऑर्डर दिया जाएगा तो उनको विद इन 30 डेज में जब वो मिल जाए, जिस दिन उनको वो ड्राफ्ट ऑर्डर मिल जाए उसके 30 दिन के अंदर उनको रेस्पॉन्स उसके उस ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट में देना है। अब रेस्पॉन्स कैसा हो सकता है, या तो उस ड्राफ्ट ऑर्डर को वो लोग एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है आपने हमारा इनकम बढ़ाई या तो हमारा जो लॉस कम किया है वो ठीक है, या फिर आप उसको बोलोगे नहीं ये गलत है, तो आप डिस्प्यूट रेज कर रहे हो किन किन लोगों के साथ, एक तो डीआरपी साथ के साथ एओ के साथ, इन दो लोगों के साथ आप डिस्प्यूट रेज करोगे अगर आप एलिजिबल एसएससी है तो। वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ बोला है कि एओ shall complete the assessment on the basis of the draft order, कि जो ड्राफ्ट ऑर्डर है वो उसके बेसिस पे आपको असेसमेंट कंप्लीट कर देगा। कब कब, जब आप उस ड्राफ्ट ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेते हो विद इन 30 डेज, या फिर आप उस ड्राफ्ट ऑर्डर को एक्सेप्ट भी नहीं करते, आप उसको डिस्प्यूट भी रेज नहीं करते, यानी कि आप कुछ करते ही नहीं हो, या तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो ड्राफ्ट ऑर्डर या फिर आप कुछ भी नहीं करते। इन दोनों केसेस में जो एओ है आपका वो ड्राफ्ट ऑर्डर को फाइनल ऑर्डर बना देगा। लेकिन उसकी टाइम लिमिट क्या है कि अगर आपने उस ऑर्डर को एक्सेप्ट किया है तो उस महीने के एंड से 30 दिन के अंदर अंदर वो आपका, सॉरी 1 मंथ के अंदर अंदर, जिस महीने आपने वो उस ड्राफ्ट ऑर्डर को एक्सेप्ट किया है उस महीने का एंड हो जाए, और वहां से 1 महीने के अंदर अंदर वो आपका फाइनल ऑर्डर निकाल देगा। और अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, मतलब कि आप एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, आप डिस्प्यूट भी रेज नहीं कर रहे, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे, जब कुछ भी नहीं कर रहे तो जिस दिन वो 30 दिन खत्म हो जाएंगे आपके रेस्पॉन्स के, उस महीने के एंड से 1 महीने के अंदर अंदर वो आपका फाइनल ऑर्डर निकाल देगा। दो बातें हो गई। अब एक जो बची हुई है वो है डीआरपी वाली। यहाँ पे क्या होता है, जब भी
एसएससी को लगता है कि मेरी इनकम इन्होंने ज़्यादा बढ़ा दिया, फिर लॉस मेरा ज़्यादा कम कर दिया, तो वो डिस्प्यूट रेज करेगा किसके साथ, डीआरपी के साथ और एओ के साथ। अब यहाँ पे जो डीआरपी है उसके पास ये पावर है कि वो एओ को, असेसिंग ऑफिसर को डायरेक्शन दे दे, ठीक है, ताकि वो अपना असेसमेंट कंप्लीट किस वे में करे, ठीक है। और ईओ को जब डीआरपी जब भी वो ऐसा ऑर्डर देगी तो उसको क्या क्या चीज चाहिएगा, एक तो ड्राफ्ट ऑर्डर, एक ऑब्जेक्शन जो फाइल एसएससी ने की, और उसका एविडेंस क्या है कि आपने किस एविडेंस के बेसिस पे ऑब्जेक्शन फाइल किया है, और रिपोर्ट ऑफ द ईओ, यानी कि ईओ उस रिगार्डिंग आपको क्या बोलना चाहता है डीआरपी, उन्होंने किस बेसिस पे आपका ऑर्डर निकाला है। और वैल्यूएशन ऑफिसर और टीपीओ की भी रिपोर्ट वो मांग सकते हैं। और ड्राफ्ट ऑर्डर रिलेटिंग रिकॉर्ड्स, मतलब कि वही एविडेंस, वो लोग एविडेंस मांग रहे हैं कि आपने एडोक बेसिस पे तो असेसमेंट किया नहीं होगा, कोई ना कोई जो रीजन उसके पीछे रखा होगा, तो वो आपसे रिकॉर्ड मांग रहे हैं, आपसे एविडेंस मांग रहे हैं। और रिजल्ट ऑफ एनी इंक्वायरी मेड बाय देम, अगर उनको इंक्वायरी भी की है उस चीज रिकॉर्ड को चेक करने के लिए, कोई इंक्वायरी भी की हुई है कुछ ना कुछ, तो उन्होंने वो इंक्वायरी मांग ली। जैसे वो मिल जाएगा तो वो डायरेक्शन देगा, लेकिन डायरेक्शन देने से पहले दो चीज वो करेगा, एक तो खुद इंक्वायरी कर सकता है या फिर किसी और इनकम टैक्स अथॉरिटी को भी इंक्वायरी करने के लिए दे सकता है। डीआरपी आपका जो ड्राफ्ट ऑर्डर है उसको वो बढ़ा सकता है, उसमें जो आपका टैक्स को बढ़ा सकता है उसको कम कर सकता है, या फिर उसको कंफर्म भी कर सकता है, मतलब कम ज्यादा है कंफर्म कर सकता है, लेकिन उसको सेट असाइड नहीं कर सकता। ईओ के ऑर्डर को वो बिल्कुल नकार नहीं सकता, वो ये नहीं कह सकता कि आपका ऑर्डर गलत है दोबारा करो, उसको वो कंफर्म, रिड्यूस या फिर एनहेंस कर सकता है, ठीक है। उसको सेट असाइड वो नहीं कर सकता। और उन्होंने ये बोला है कि फॉर द रिमूवल ऑफ द डाउट्स इट इज hereby declared that the power of DRP to enhance the variation shall include and shall deem to always be included power to consider any matter arising out of assessment proceeding relating to draft order। ये बोल रहा है कि ड्राफ्ट ऑर्डर में जिस बेसिस पे उन्होंने डिस्प्यूट रेज किया है, उस अगर वो मैटर भले ही डिस्प्यूट में नहीं आया लेकिन ड्राफ्ट ऑर्डर से रिलेट करता है तो वो डीआरपी उसको भी इंक्लूड कर लेगा। यहाँ पे उन्होंने ये बोला है, कोई खास बात नहीं है यहाँ पे इसमें। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि जब भी एओ, यहाँ पे लिखा होगा इफ द मेंबर्स ऑफ द डीआरपी डिफर इन ओपिनियन ऑन एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट में मान लो उनकी सहमति नहीं है तो वो मेजोरिटी से उसको करेंगे, कि जहाँ पे ज़्यादा मेजोरिटी आएगी उसको वो उस मैटर को उस हिसाब से कंप्लीट करेंगे। और एओ को डीआरपी की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि डीआरपी में मैंने बताया था कि कौन लोग बैठे होते हैं, सीआईटी। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबसे ऊपर जो लेवल का बंदा होता है वो सीआईटी होता है, उसके ऊपर तो फिर आईटी स्टार्ट करता है जो कि बाहर की अथॉरिटी है, इनकम टैक्स अथॉरिटी में नहीं आती है, तो एओ को बात माननी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि वो ऑर्डर कब तक दे सकते हैं, ऐसा डायरेक्शन जब भी वो एओ को देंगे कि आपको असेसमेंट इस हिसाब से करना है, तो कब तक वो डायरेक्शन दे सकते हैं। तो ये बोले कि जिस दिन उस एसएससी को वो अपना ड्राफ्ट ऑर्डर मिलेगा, ठीक है, जब भी वो ड्राफ्ट ऑर्डर मिलेगा उस ड्राफ्ट ऑर्डर के मिलेगा उस मंथ के एंड से 9 महीने तक वो ये डायरेक्शन उसको दे देगा। और जब डायरेक्शन एओ को मिलेगा तो जब मिला तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर उसको वो फाइनल ऑर्डर पास कर देगा। यहाँ पे लिखा हुआ है अपॉन रिसीप्ट ऑफ द डायरेक्शन इशूड अंडर सबसेक्शन 5 द एओ शैल कंफर्मिटी विद डायरेक्शन, और जो भी उसको मिला असेसमेंट विदाउट प्रोवाइडिंग एनी फर्दर अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड, यहाँ पे लिखा हो विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच सच डायरेक्शन इज रिसीव्ड, जब भी उसको डायरेक्शन मिलेगा उस महीने के एंड से लेके वो 1 महीने के अंदर वो फाइनल ऑर्डर निकाल देगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है वो ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे जो एक मेन पॉइंट है वो ये है, क्योंकि ये जब भी मान लो कोई क्वेश्चन अगर फ्रेम होगा और यहाँ पे उन्होंने ये पॉइंट डाल दिया तो ट्रिक कर देंगे मुझे आपके साथ, समझ में नहीं आया कैसा क्यों हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी असेसमेंट और रीअसेसमेंट ऑर्डर पास्ड बाय एओ विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर। कमिश्नर बोले तो सीआईटी, अगर सीआईटी के अप्रूवल से ही कोई ऑर्डर पास हुआ है तो ऑब्वियसली बात है सीआईटी की आप अपील
डीआरपी में नहीं कर सकते क्योंकि डीआरपी के अंदर भी सीआईटी के लोग बैठे हैं। तो सीआईटी की अपील आप सी लेवल के ऑफिसर से नहीं कर सकते, आपको ऊपर जाना पड़ेगा, यानी कि फिर साइटेड के पास आप उसकी अपील कर सकते हो। तो डीआर में आप अपना डिस्प्यूट रेज नहीं कर पाएंगे। तो ये सेक्शन 144 सी है, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि दो तरह के एसएससी हैं, एक फॉरेन कंपनी, एक नॉन रेजिडेंट, तीसरा ऐसा व्यक्ति जिसकी इनकम में वेरिएशन सिर्फ टीपीओ के ऑर्डर की वजह से आई है। ऐसे 3 लोग अगर उनकी इनकम बढ़ा दी जाती है या फिर उनके लॉस कम कर दिया जाता है ईओ के द्वारा, तो उनको एक ड्राफ्ट ऑर्डर दिया जाएगा। ड्राफ्ट ऑर्डर को या तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर उसको डिस्प्यूट रेज करेंगे या फिर कुछ भी नहीं करेंगे। इन तीनों केसेस में क्या क्या होगा ये सारा इस सेक्शन में लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच।